एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कल हमने पढ़ा था इस कक्षा में कि जब भी लाइट रे इंसिडेंट एंगल होता है जो कि क्रिटिकल एंगल के नाम से हमने पुकारा था आईसी, यहाँ पे आईसी कौन सा एंगल था? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा एंगल पे रे आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बजाय सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इस घटना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम इसको ऐसे मान लेते हैं, पहले तो इस टेबल पे डिस्कस करते हैं हम, जिसमें कुछ एक मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल्स दे रखे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और इस फॉर्मूले से हम जब निकालेंगे म्यू इज इक्वल टू 1 में साइन आई सी, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना निकल के आएगा? 48.75। ओके, इसी तरह ये क्राउन ग्लास है, ये फ्लिंट ग्लास है, और डायमंड, सबसे ज़्यादा डायमंड का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, और इसका क्रिटिकल एंगल आप देख रहे हो रिवर्स होता है, तो सबसे कम जो क्रिटिकल एंगल होता है वो डायमंड के लिए है। अब हम इन पे डिस्कस करें तो हम ये माने कि यदि हमने एक एक डिग्री पे 1/1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और 89 डिग्री तक 89 रे हमने इसमें इंसिडेंस करवाए 89 डेज 1 डिग्री के ऊपर, तो इसमें जो वाटर है वो 49 तक तो रोकेगा, 49 के बाद जो भी रे आएंगी उनको पास करेगा, मतलब 89 में से 49 पास करेगा, 49 तक तो रोकेगा, इसके बाद वाले क्या करेगा? पास। इसका मतलब लगभग ये 40 के आसपास पास करेगा। दूसरी बात करें, इसकी बात करें 41 गिलास का है तो ये 42 तक रोकेगा, उसके बाद वाली पास करेगा, मतलब 49 के लगभग ये पास कर देगा। फ्लिंट गिलास है, ये 73.71 है, तो मीन्स 37.31 है, मीन्स 38 तक तो ये रोकेगा, और 38 से 90 के बीच में जितनी भी बढ़ेगी अबाउ ये मान के चलो 40 और 60 100 तो 50-52 के लगभग ये बाउंस बैक करवाएगा, रिफ्लेक्ट कराएगा। अब डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? 2.42 और क्रिटिकल 24.4, मींस ये लगभग 66 89 में से आउट ऑफ 89 में से 66 रे को रिफ्लेक्ट करवाएगा। तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कौन करवाएगा? डायमंड। यही कारण है कि डायमंड बाउंस करता है, स्पार्क करता है, ज्यादा बाउंस करवाता है रे को सेम मीडियम में, इसलिए सबसे ज्यादा ब्रिलियंस किसकी होती है? डायमंड की। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो भी हमारी ज्वेलरी बनती है तो ब्रिलियंस के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं डायमंड को, और उसके बाद यूज करते हैं फ्लिंट ग्लास को। आर्टिफिशियल जो हम ज्वेलरी बनाते हैं उनमें किसको यूज करते हैं? फ्लिंट ग्लास को। और डायमंड को जब बनाया जाता है तो इसकी फेसिस को इस तरह कट कर दिया जाता है कि जब रे जो भी रे इसके अंदर प्रवेश करेंगी तो अगले फेस पे जब ये टकराएंगी तो जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा टकराएंगे वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती रहेंगी इसके अंदर। ठीक है, और फाइनली निकलेगी, तब तक बहुत सारे रिफ्लेक्शन करके सफर करके फिर निकलेंगी, इसलिए डायमंड ज्यादा चमकता है। तो डायमंड ज्यादा चमकने का कारण, ज्यादा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का कारण क्या है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 2.42 है और क्रिटिकल एंगल मिनिमम होता है 24.4। ठीक है, आई थिंक दैट यू आर क्लियर अबाउट दिस। अब हम सेकंड जो एप्लीकेशन करते हैं ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछी जा चुकी है, ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर्स हमने कल आपको एक चीज पढ़ाई थी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को टोटल शब्द क्यों यूज करते हैं? एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी है वो इसमें लॉस नहीं होती है,
अबाउट 99% एनर्जी रिकवर हो जाती है। अब हम जब सिग्नल भेज रहे थे, जिन सिग्नल्स को हम वायर के द्वारा भेज रहे थे, उनमें एक दिक्कत थी हमारे साथ। जब सिग्नल वायर से ट्रांसमिट होते थे तो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से करंट फॉलो करता था, वो उतने अमाउंट में फॉलो नहीं कर पाता था ड्यू टू रेजिस्टेंस, एनर्जी काफी लॉस हो जाती थी। इसके लिए हमने एक नई टेक्निक निकाली और उस टेक्निक का नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होते हैं, ये ग्लास के बने होते हैं, बाल जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल जितने पतले पतले, ग्लास की नली होती है। दूसरा मटेरियल हम ले सकते हैं क्वार्ट्ज। ठीक है, और ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें हम कैसे बनाते हैं इसको, जैसे मान लेते हैं कि ये एक मटेरियल ले लिया ग्लास का, ठीक है, इसके ऊपर एक लेप लगा देते हैं किसी लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का, जिस लेप को हम क्लेडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ग्लास का वायर लिया है तो क्लेडिंग किसी मटेरियल की होगी, वो इसे थोड़ा डाउन ले लेते हैं 1.48। अगर क्वार्ट्ज का हुआ है 1.70, तब हम क्लेडिंग मटेरियल ले लेते हैं थोड़ा डाउन 1.50। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब रे इसके अंदर एंट्री करेगी तो रे को चलना पड़ेगा डेंसर टू रेयर। और अगर मान लेते हैं उसका एंगल, क्रिटिकल एंगल जो कि ग्लास के लिए क्या है, मान लेते हैं क्राउन ग्लास है तो 42 है। अगर मान लो ये 45 पे यहाँ पे अगर इंसिडेंस हो गई तो ये तो 45 42 से ज़्यादा है, मींस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम फिर 45 पे आ जाएगी, इसी तरह 45 पे जाएगी और फाइनली बाहर निकल जाएगी। दूसरा, ये बाउंड्री पे जब टकराती है तो बहुत कम हिस्से पे टकराती है, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। यदि हम इसको क्राउड भी कर लें, जो ये ग्लास नल के, इसको यदि हम सर्कुलर पे पाथ पे भी ले लें, सर्कुलर शेप पे भी ले लें, तो भी जो स्ट्राइकिंग एरिया है वो बिल्कुल एक पॉइंट लाइक है, और वो नियरली हम स्ट्रेट ही कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर इसको हम बेंड भी कर लेंगे, सर्कुलर पाथ वे भी कर लेंगे, तो भी रिफ्लेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सिग्नल पास हो जाएगा। अब वायर तो ज़्यादा महंगे होते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर सस्ते भी पड़ते हैं, लेकिन नुकसान क्या है इनका, यूज ज़्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि वायर में तो हम सिग्नल को सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें सिग्नल को पहले लाइट सिग्नल में बदलना पड़ेगा, उसके लिए थोड़े से जो डिवाइसेज हैं वो महंगे आते हैं, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ थोड़ा महंगा पड़ता है। बाकी एनर्जी 100% इसमें रिकवर हो जाती है। ठीक है, और यूजेस क्या क्या है ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस, इसका यूज हम करते हैं इंडोस्कोपी, किसमें करते हैं, इंडोस्कोपी में। ठीक है, इंडोस्कोपी क्या होती है, कई बार हमारी आंत में ऐसा कोई पार्टिकल रुक जाता है कि जो कि अल्ट्रासाउंड में कवर नहीं हो पाता, अल्ट्रासाउंड से उसके बारे में पता नहीं चल पाता, तो डॉक्टर आपको सलाह देगा कि भाई आपको तो इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। उसमें क्या है, इसी तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स होता है। ठीक है, उस ऑप्टिकल फाइबर्स के आगे कोई माइक्रो कैमरा लगा देते हैं और उसको अपने थ्रोट्स के द्वारा ओइसोफेगस के थ्रू और आंत के अंदर निकाल देते हैं। फ्लेक्सिबल है इसलिए आंत के अंदर अच्छे से ये कवर कर लेगा, ऐसे आंत के अंदर चला जाएगा, और आंत की जो भी पिक्चर्स हैं वो बाहर कंप्यूटर स्क्रीन पे भेजता रहेगा। तो इसको मेडिकल साइंस में यूज करते हैं एज ए इंडोस्कोपी। दूसरा इसका यूज है भाई डेकोरेटिव लैंप, डेकोरेटिव लैंप्स। डेकोरेटिव लैंप्स का तो आप समझ रहे हो कि जो भी मैरिज प्लेसेस हैं उनके अंदर लाइट सी बिखरती रहती है, ऐसे लैंप्स होते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है लाइट बिखर रही, जबकि वो ऑप्टिकल फाइबर से लाइट ट्रेवल करती है, अलग अलग कलर की लाइट होती है। ठीक है, समझ गए। और तीसरा अभी मैंने बता ही दिया, इसका यूज हम कम्युनिकेशन में करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कम्युनिकेशन के प्रयोग उसमें पर्पज से यूज करते हैं। सिग्नल को एलईडी के द्वारा, जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको एलईडीज होती हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल आ गया यहाँ पे हमारा,
इलेक्ट्रिक सिग्नल। इसको एलईडी के द्वारा किस में बदला जाता है, लाइट सिग्नल में। इलेक्ट्रिक सिग्नल एलईडी के द्वारा किस में बदल दिया गया, लाइट सिग्नल में। और इस लाइट सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ट्रांसमिट कर दिया गया। वहाँ पे दूसरी जगह फोटोडायोड लगे होते हैं जो वापस लाइट सिग्नल को किस में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाले, कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक से लाइट में उधर वापस जाके लाइट सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिक में बदल दी। ये थोड़े महंगे पड़ते हैं, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ थोड़ा महंगा होता है। तो ये दोनों एप्लीकेशन आपको समझ में आई हैं। हम अगली क्लास में तीसरी और चौथी एप्लीकेशन, तीसरी है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, और जो चौथी एप्लीकेशन है वो हमारी है मिरेज वाली, उसको हम कल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।